गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र साहब से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारी सारी वीडियो रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्लासेस की नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उससे अगले स्टेप पे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उसके अगले स्टेप पे हम जाएंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन है हमारे, बच्चों की एक पंक्ति में जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं। देखो अब यहाँ पे क्या एक डायरेक्शन दी है। आपको याद हो हमने सेकंड क्लास में पढ़ाया था आपको ये चीज के बारे में कि जब रैंकिंग टेस्ट में कोई डायरेक्शन दे, पर्टिकुलर डायरेक्शन दे, उत्तर की तरफ दे, तो आप क्या मानेंगे? अपने ही लेफ्ट को उनका लेफ्ट मानेंगे, अपने ही राइट को उनका राइट मानेंगे। इस चीज को लेके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लेकिन यहां पे क्या बोला है? दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हैं। नेहा लोकेश की दाईं ओर पांचवी है। तो दक्षिण की तरफ मुख करके खड़े हैं, इसका मतलब वो हमारी ओर मुख करके खड़े हैं। इस तरफ मुख करके नहीं, हमारी ओर। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हल्का चेंजेस ये आएंगे कि हमारा दायां इनका बायां होगा, इनका दायां हमारा बायां होगा। ये ध्यान रखना आप। अगर यहां पे कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो डायरेक्शन को चेंज करना। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती आपसे तो अपनी कॉपी को ही घुमा लेना, या आपके पास जो पेज जिसमें आप सोल्व करोगे उस चीज को ही घुमा लेना। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। नेहा लोकेश के दाईं ओर पांचवी है। तो नेहा को हम मान लेते हैं सेंटर में। ठीक है, लोकेश यहां पर है। ठीक है, अब मैं इनके डायरेक्शन इस तरीके से शो करूंगा जो मैंने आपको दक्षिणी साइड में बताया था। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन शो होंगी। अब जाके ये इनका जो लेफ्ट हैंड है और ये इनका राइट हैंड है। लेकिन हम जब देखते हैं तो हमारा क्या होता है? ये राइट हैंड होता है और ये लेफ्ट हैंड होता है। लेकिन यहां पे डायरेक्शन चेंज होगी। ये वाला हैंड इनका लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ये कि नेहा लोकेश के दाईं ओर पांचवी है। तो नेहा लोकेश के दाईं ओर, तो लोकेश का दायां कौन सा हुआ? लोकेश का दायां हुआ ये। तो दाईं ओर पांचवी, दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है। मैंने बताया था डायरेक्शन क्या होती है दक्षिण की, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुख है इसलिए दाईं ओर पांचवी है। तो पांचवी का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यहां पर नेहा बेटी है। सभी छात्रों का दक्षिण की तरफ मुंह है तो दक्षिण की तरफ ही मुख होगा। आगे पढ़ते हैं। नेहा के दाएं 12वां व दाएं के अंत से 28। क्या और कौन है? कमल। अब यहां तो हमने पढ़ लिया कि दाएं और पांचवी है। उसके बाद कमल नेहा के दाएं 12वां। कमल का है नेहा के दाएं 12वां। तो नेहा का वो दायां कौन सा है? ये वाला दाएं 12वां। 12वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें स्थान पे कमल बैठा हुआ है। कमल है यहां पे। यहां बैठी है नेहा और नेहा किसके पांचवी थी? बच्चों की पंक्ति में लोकेश के। ठीक है, अब एक और लिंक दिया है। कमल नेहा के दाएं और 12वां व दाएं अंत से 28वां। दाएं अंत से 28वां मतलब समझ में आपको? दाएं के अंत से मतलब जहां दाएं साइड का अंत हो रहा है वहां से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से बोला गया। कहने का मतलब ये, यहां पे हल्का सा आपको उलझाने के लिए उसने ये चीज बोली है। ठीक है, दाएं के अंत से। तो देखिए इनका दायां तो ये है, दाएं के अंत से मतलब दाएं का अंत यहां से स्टार्ट, तो बाएं तरफ से ही हम वो लेंगे इस चीज को। तो ध्यान रखना, दाएं के अंत से बोलने का मतलब होगा दाएं अंत से, तो बाईं ओर से 28। अब 28 कैसे काउंट करेंगे? यहां से 28 नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहां से ये है 28वां। लेफ्ट हैंड साइड से वो है 28वां। लेफ्ट हैंड साइड कैसे होगा? दक्षिण तरफ मुंह किया हुआ है, तो यहां से ये 28वां है। समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, अगली तरफ हम चलते हैं। क्या बोलता है वो?
तो दाएं अंत से लोकेश की स्थिति क्या होगी? तो दाएं के अंत से, वापस वही बोला उसने, दाएं के अंत से लोकेश की स्थिति क्या होगी? कंफ्यूज करने के लिए बोला गया। दाएं के अंत से मतलब बाएं होता है, और अगर ये बोलता बाएं के अंत से तो वो दायां, क्योंकि बाएं का अंत क्या होगा? दाईं ओर जाकर ही तो होगा, और दाएं का अंत कहां होगा? बाएं ओर जाके होगा। सिंपल सी बात है, बस कंफ्यूज करने के लिए उसने लैंग्वेज हल्की सी घुमा दी है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। क्या बोलता है? तो दाएं के अंत से लोकेश की स्थिति क्या होगी? तो दाएं के अंत से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से उसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वा उसका स्थान होगा। यहां से ये वाली चीज मैंने काउंट नहीं की, यहां से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां उसका स्थान होगा यहां से। समझ में आ गई आपको ये बात? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल्का हल्का सा। अगर वो थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। मैक्सिमम टाइम लोग कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज को लेके कि दाएं अंत का मतलब क्या है। मैंने आपको समझा दिया दाएं अंत का मतलब होता क्या है। तो अगली बार से ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। क्वेश्चन सोल्व करो तो लैंग्वेज पे ध्यान रखना। रीजनिंग लैंग्वेज का ही खेल है पूरा। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, और नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पर आंसर गलत होगा। खुशी खुशी घर आओगे, पर जब नंबर कटेंगे तब पता चलेगी बाद में, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है कि 6 बच्चे टी के वी ओ एम और डब्ल्यू में, अब यहां पर देखो कंपैरिजन करेंगे बच्चों के बीच में, ना ही किसी मार्क्स के बीच में। कुछ भी चीज जैसे दे देगा आपको जिसके बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो वो ही उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। कौन ज्यादा, कौन कम, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन नाटा, कौन घोटा, इस तरीके से क्वेश्चन चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, ये फिजिकल मत ले लेना हमने ऊपर के, नहीं, हम रियल लाइफ के बारे में बात करें। सिर्फ नॉर्मली एक क्वेश्चंस के बारे में बात है, उनके बारे में ही लीजिएगा, ठीक है। 6 बच्चे टी के वी ओ एम और डब्ल्यू में टी एम से मोटा है। यहां मोटापे की बात चल रही, ठीक है। टी एम से मोटा है, ठीक है। तो टी एम, अब एम को हम यहां लेते हैं, मोटा कौन है, ठीक है। हम मोटे को ऊपर लिखेंगे, पतले को नीचे लिखेंगे, ठीक है। समझ जाना इस बात को। तो टी एम से मोटा है लेकिन डब्ल्यू के जितना मोटा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि टी एम से मोटा तो है लेकिन डब्ल्यू जितना मोटा नहीं है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग डब्ल्यू क्या होगा, मोटा। तो डब्ल्यू को थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि और भी चीजें आएंगी। डब्ल्यू के जितना मोटा नहीं है, जबकि V सबसे दुबला है। अब इसने बोला V सबसे दुबला है, तो V को सबसे नीचे लिखेंगे। सबसे दुबला कौन है, V है, सबसे पतला V है। न ही K और न ही W सबसे मोटा है। अब देखो यहां क्या बोला, ना तो K और ना W सबसे मोटा है। तो W को हम यहां पे लिखा था साइड में अपन ने, ठीक है। तो W, ना तो W सबसे मोटा है और ना K सबसे मोटा है। तो देखो W से पतले थे T और M, सबसे पतला है V, और यहां बोला है कि ना W सबसे मोटा है ना K सबसे मोटा है। तो उनमें सबसे मोटा कौन है, तो सबसे मोटा फाइंड आउट करना है। तो इनके अलावा जो बचा वो सबसे मोटा है। तो W हो गया, K हो गया, T हो गया, M हो गया, V हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचता है O। तो O सबसे मोटा होगा, ठीक है। O सबसे मोटा होगा, वैसे भी O राउंड ही है ना। तो O सबसे मोटा है यहां पर। इस तरीके से बताओ, लैंग्वेज पे ध्यान दो। लैंग्वेज से मैंने साइड में क्यों लिखा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, इस वजह से मैंने साइड में लिखा। अब जब यहां पर हम W लिख सकते हैं, लेकिन K की हमें स्थिति अभी कंफर्म नहीं है। K इनसे पतला है, इनसे मोटा है, ये कुछ भी नहीं बताया था इसमें। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जहां पर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सोल्व करते जाओ और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो जब कंफ्यूज कर देता है यहां पे इंसान, इसलिए मैंने साइड में लिखा था। तो नेक्स्ट टाइम से इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए बी एवं डी से लंबा है। अब यहां बोला ए के बाद कोमा आया है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। बोला गया ए बी एवं डी से लंबा है। तो कहां पे है, ए बी और डी से लंबा है। किसके से लंबा है, बी और डी। मैंने डी इसलिए लिखा साइड में, अभी ये नहीं बताया कि बी और डी की वो क्या है, ये लंबा कौन है छोटा कौन है, इसलिए ए ऊपर आएगा, ठीक है। ए बी और डी से लंबा है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि बी किससे लंबा है, डी लंबा है या छोटा है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर पे लिखा है। बी सी से लंबा है। अब क्या बोला, बी सी से लंबा है, तो सी कहां आएगा, नीचे आ जाएगा बी के।
लेकिन डी से छोटा है। अब यहां पे क्या बोलता है, बी सी से तो लंबा है, बी सी से तो लंबा है, लेकिन डी से छोटा है। तभी तो मैंने कहा था कि बी और डी की अभी हमें सिचुएशन नहीं पता कि बी और डी कहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो बी और डी की सिचुएशन अब हमें इस वाली लाइन से पता चल गई है कि बी सी से लंबा है, बी सी से तो लंबा है, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। तो डी कहां आएगा, ऊपर आ जाएगा। अब हमें कंडीशन पता चल गई है, ए यहां पे आ जाएगा, ए डी बी और सी। ठीक है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है, सिंपल सी बात है, सबसे लंबा हमारा ए है, जो स्टार्टिंग में बताया गया था। ठीक है, उसके तरह क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, पर कंफ्यूज करने वाला है कि ए बी एवं डी से लंबा है। ए क्या था, बी और डी से लंबा, इसलिए मैंने डी यहां पर लिखा था। उसके बाद बी सी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है कौन, बी। यहां सिर्फ बी के बारे में बात करें। लैंग्वेज पे ध्यान रखना, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के अंदर, तो लैंग्वेज पे फोकस करना। लैंग्वेज अगर आपकी छूट गई तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन डी छोटा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है हमारा, ए उसमें सबसे लंबा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और कितनी आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप लैंग्वेज पे फोकस करते हो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व होता चला जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे क्वेश्चन क्या अगले क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों जे के एल एम एन तथा ओ में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक अर्जित किए। ठीक है, एक एग्जाम दिया प्रत्येक ने और हर किसी ने क्या किया, अलग अलग अंकों को अर्जित किया है। जे को के एवं एम से अधिक अंक मिले हैं। किससे अधिक अंक मिले हैं, जे को के और एम से। मैंने बराबर में इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक हमें इनकी जगह नहीं पता है, इस वजह से मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहां पे मैंने इस वजह से इनको बराबर लिखा है। अब क्या बोलता है कि जे को के एवं एम से अधिक अंक मिले हैं, एन को जे से अधिक अंक मिले हैं। अब एन को, ये लो, एन को जे से अधिक अंक मिले, इसलिए मैंने एन को ऊपर रखा। एन को जे से अधिक अंक मिले, परंतु सर्वाधिक अंक नहीं मिले, परंतु सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं। एन को जे से ऊपर है पर सबसे ऊपर नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो कि के को ओ से कम अंक मिले, के को ओ से कम अंक मिले, मतलब ओ यहां पे आएगा, ओ से कम अंक किसको मिले हैं, के को मिले हैं, परंतु सबसे कम अंक नहीं, परंतु सबसे कम अंक नहीं, मतलब के को ओ से तो कम अंक मिले हैं, परंतु सबसे कम में वो काउंट नहीं होता, क्योंकि ओ या तो जे से बड़ा हो सकता है या एम से बड़ा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ओ को बस यहां बताया कि के को ओ से कम अंक मिले, तो ओ से कम अंक मिले हैं के को। ठीक है, लेकिन सबसे कम नहीं, मतलब के हमारा लास्ट में नहीं आएगा, सबसे कम अंक में के को शामिल नहीं किया जाएगा। तो बताओ सबसे कम अंक किसको मिले। तो अब देखो यहां पूछा सबसे कम अंक किसको मिले, कौन कौन से शब्द आ गया हमारे पास, ओ आ गया, के आ गया, एम आ गया, जे आ गया, एन आ गया। अब यहां पे क्या है कि एल नहीं आया, एल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। तो एल के बारे में जब हमें कुछ नहीं पता तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एल कहां पे जाएगा या फिर एल की स्थिति क्या होगी, एल सबसे कम है, एल सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं पता। एल ज्यादा भी हो सकता है सबसे, या एल सबसे कम भी हो सकता है। अभी तक एल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। तो सबसे कम अंक किसको मिलेंगे, देखो के बारे में बोला गया कि के और एम जे से कम अंक प्राप्त किए थे। स्टार्टिंग में कहा था कि जे को के एवं एम से अधिक अंक मिले, जे को के और एम से अधिक अंक मिले, लेकिन जब यहां पे लास्ट लाइन हमने पढ़ी कि के को ओ से कम अंक मिले परंतु सबसे कम अंक नहीं है, तो जब के को सबसे कम अंक नहीं मिले तो उसके बाद क्या बचता है, एम बचता है। एम को भी कम अंक मिले थे, तो एम हमारा सबसे लास्ट में होगा कि एम को सबसे कम अंक मिलेंगे, तो एम हमारा नीचे आ जाएगा। एम सबसे कम अंक वाला ही व्यक्ति होगा जिसको सबसे कम अंक मिले। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लैंग्वेज पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं पहली बार ही बोला था स्टार्टिंग में, तब भी बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा हमेशा। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, ध्यान रखना उस चीज का। तो एम को सबसे कम अंक मिले, समझ में आ गया आपको बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 बैग टी, एस, वी और डब्ल्यू है। 4 बैग हैं, यहां सिर्फ बैगों की बात की जा रही है जिनका वजन अलग अलग है। टी केवल एस से हल्का, अब यहां केवल लगाया है तो टी केवल एस से ही हल्का है, तो मतलब एस से हल्का टी है तो जस्ट नीचे आएगा टी।
क्योंकि यहां केवल एस से, मतलब टी सिर्फ एस से हल्का है, बाकी सबसे भारी होगा। वी डब्ल्यू से हल्का है। अब क्या है, वी क्या है, डब्ल्यू से हल्का है। मैं भारी को ऊपर लिख रहा हूं और हल्के को नीचे, ठीक है। वी डब्ल्यू से हल्का है, तो डब्ल्यू से हल्का क्या है, वी। डब्ल्यू टी से हल्का है। अब देखो डब्ल्यू यहां आ गया, डब्ल्यू टी से हल्का है और डब्ल्यू से हल्का है वी। तो बताओ इनमें सबसे हल्का कौन सा वेग है? सिंपल सी बात, समझ में आ गया आपको। टी, एस, टी, डब्ल्यू और वी, मैंने आज जमा ही दिया इसको, ठीक है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चले अपन, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वी नीचे आ गया तो वी हल्का हो जाएगा। यहां पे समझ में आ गई आपको ये बात? इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, लाइन टू लाइन बना लेना है। जो भी हमें आंकड़े अपर्याप्त हो उसको यहां लिखो साइड में। यहां ये हमारी हिंट लिखी जाती है ताकि हिंट देख के हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सके आसानी से। समझ में आ गई आपको ये बात? तो ये था हमारा रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। क्रम निर्धारण हमारी क्लासेस यहीं खत्म होती है। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं लिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। हमने स्टार्टिंग में भी कहा है पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए वहां से जाके। जब तक आप पहले क्लासेस नहीं लेंगे यहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। समझ में आई आपको बात? तो अगर हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ध्यान रहे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।